एक निवेशक लेडी थी, विडो थी, उन्होंने अपने जीवन काल में अपने मेहनत करके पैसा कुछ जमा किया था किसी अन्य के माध्यम। मेरे पास ये मामला आया था और वो इस संगठन के माध्यम से जुड़ना चाहती थी। फिर कुछ दिन पहले भी हमारे उनके बच्चे से मुलाकात थी तो पता लगा कि वो एक्सपायर कर गई। सर, उनकी बेटी 18 साल की उम्र में, शब्द नहीं है मेरे पास कि किस तरीके से वो आज अपने परिवार को चलाने के लिए उतर गई है। शब्द निशब्द हूं सर यहाँ सर। करीब 8,000 करोड़ का घोटाला कहा जाता है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला। कोई घोटाला नहीं किया। कितने लोग थे जिनका आपकी इस संस्था में इन्वेस्टमेंट था जो प्रभावित हैं? पूरे भारतवर्ष से लगभग 21 लाख लोग निवेशक थे। वो 4 लाख अभिकर्ता आज उनके घरों का चूल्हा बंद हो गया सर। 4,000 कर्मचारी आपको कब पता चला कि ये घोटाला हो गया है? सर आज भी नहीं है। चलो, आपका निष्ठा और अंदाज गजब का है। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जितनी भी जांच एजेंसियां थी जी, ईडी, एसएफआईओ, जितनी भी भारत सरकार की जांच एजेंसियां हैं, क्या उन्होंने निवेशक के हित में आज तक कोई कार्य किया? सरकार भी नहीं दे रही तो अब आप कहां जाएंगे? सर हम तो कोर्ट जाएंगे। प्रधान जो रहे हैं, जो आपके मुकेश जी मोदी, तो क्या मुकेश मोदी और उनकी टीम लोगों को पैसा देना चाहती है? क्या आपको लगता है कि मुकेश मोदी को सजा मिलनी चाहिए? उम्मीद एक बड़ी चीज है। जी सर। तो क्या लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि उन्हें पैसा मिलेगा? राजस्थान में एक बड़ा घोटाला हुआ। आज से 5 से 6 साल पहले पॉलिटिकल गर्दा कुछ ऐसा उड़ा लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कि वह चर्चा 5 साल तक चलती रही, गूंजती रही, और उस गूंज की अनुगूंज जो है वो लगातार राजनीतिक फिजाओं के साथ साथ लोगों के घर में रुदन का कारण भी बनी। करीब 8,000 करोड़ का घोटाला कहा जाता है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला। आपको ध्यान होगा अशोक गहलोत सरकार ने जिस तरीके से मुद्दा बनाया इसको, जब 2019 में मामला हुआ, एक और घोटाले का नाम आया संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला, और अब जो कुछ बदलाव उस घोटाले के बाद हुए हैं उस पे बात करनी बनती है। कहा जाता है कि सैकड़ों मामले आईपीसी में दर्ज हैं जिनकी संख्या 1,000 से कम है, लेकिन अगर हम बैनिंग एक्ट में देखें तो शिकायतों की संख्या 50,000 है। एक व्यक्ति अगर 100 साल भी जिए तो औसतन 36,500 दिन जिएगा, और अगर वो एक एक शिकायत का जवाब दे तो उसे शायद 2 जिंदगियां भी कम पड़ जाए। सवाल यह है कि तमाम जो क्रेडिट सोसाइटीज हैं उनके नंबर क्या है घोटाले के, कितने लोग प्रभावित हुए, एग्जैक्ट आंकड़ा अभी तक नहीं है। 5-6 साल बाद भी बहुत सारे लोग जेल गए, जेल में बैठे हैं, और उनसे कोई राब्ता मैं नहीं रखूंगा। मैं बात करूंगा कि वो लोग जो कि अपनी गांठ की कमाई का पैसा इन्वेस्ट करते हैं लोगों की सलाह पे और बर्बादी की एक कगार पे पहुंच गए। पूरी कहानी क्या है, इन तमाम बिंदुओं पे बात करने के लिए आज हमारे साथ नीरज श्रीवास्तव जी हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नीरज जी प्रयागराज में रहते हैं। आपने शुरुआत की एलआईसी और पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट का काम एडवाइजिंग शुरू करके, और आप आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एडवाइजर रहे हैं, सलाहकार रहे हैं इस सोसाइटी में, और अभी एक संगठन बनाया हुआ है आपने NCCMWS नाम से। क्या है वो संगठन? और नीरज श्रीवास्तव जी से आज जनता के सवालों पे जानेंगे कि नीरज जी क्या है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का घोटाला। आप सलाहकार थे, आप जैसे ही कई और लोग सलाहकार थे जिनकी सलाहों पे लोग जिंदगियां हार गए, उम्मीदें हार गए, हारे हुए बैठे हैं। आप ये बताइए कि संगठन जो है आपका ये क्या है बेसिकली? प्रदीप जी, मुझे नहीं लगता कि संस्था ने कोई घोटाला किया है। अगर संस्था सोसाइटी ने कोई घोटाला नहीं किया। कैसे? अगर संस्था कोई घोटाला करती तो उसका चीजें सामने आती।
अभी आप देखिए, संस्था ने जितना, नहीं सर, कहाँ सामने आई है? अभी तक कोई भी सामने नहीं आया। संस्था ने जितने भी निवेश किए हैं, निवेशकों से अपने पैसे को लेकर अपनी स्वामित्व की कंपनियों में, उसको उन्होंने खुद से जमा किया है, जिसका मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भी न्यायालय में लंबित है, जिसमें लिक्विडेटर ने कहा है कि संपत्ति बेचकर, आदर्श की जो भी संपत्ति है उसको बेचकर हम लोगों का भुगतान करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पर मेरी बात पूरी होने दीजिए जी, अगर यहाँ पर संपत्ति बेचने का शब्द आ रहा है तो घोटाला कहाँ पर हुआ? आप मतलब आप ये कह रहे हैं कि लिक्विडेटर का जो आंसर मैंने पढ़ा है कि हम संपत्ति बेच के देंगे, जी, तो संपत्तियां आपकी उपलब्ध हैं जी, तो कहाँ दिक्कत कहाँ रही? लिक्विडेटर क्यों नहीं बेच रहा है उनको, या अवसायक जो है आपका? जी, वो उनका ये कहना है कि हमारे मामले न्यायालय में लंबित हैं जी, ईडी कोर्ट में, और ईडी के द्वारा अटैच की गई संपत्तियां हैं जी, ये मामला अब न्यायालय में है। जब न्यायालय से हमारी चीजें रिलीज होंगी, कोर्ट से रिलीज होंगी, तो उनका हम भुगतान करेंगे। तो सर, आप अगर भुगतान करेंगे और आप इसको घोटाला के रूप में देखते हैं तो घोटाला कहाँ पर है? जी, निवेशक की सारी चीजें तो सामने आपके हैं ना। अगर आपके पास नहीं होता तो परिसामक न लगता, क्योंकि अगर जितनी भी चिटफंड कंपनियां या किसी भी प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटियां जिनके पास कुछ भी नहीं रहा है, उन पर उनको दिवालिया घोषित कर दिया गया, इस तरीके का बहुत से आरोप लगा के उनको बंद कर दिए गए। बट आज की डेट में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास अपनी स्वामित्व की कंपनियां हैं जिन पे निवेश हैं, जिसमें तमाम एजेंसियों ने अपनी जांच लगा रखी हैं। बट अभी तक कभी कहीं किसी प्रकार का कोई उजागर नहीं हुआ है कि वो ये साबित कर दें कि घोटाला है। चलो, आप निवेशकों के एडवाइजर भी थे, निवेशक इन द सेंस सोसाइटी में जो मेंबर हैं वही निवेशक है, जो वही निवेशक हैं। ठीक है, और साथ ही जी, आप ये जो आपकी संघर्ष समिति जो बनी हुई है उसके सचिव भी हैं आप, दोनों तरफ से आप, मतलब उस समय लोग तो आपके माध्यम से निवेश करते हैं, तो आपको तो परेशानियां आई होंगी निश्चित तौर पे। इस जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो प्रधान जो रहे हैं, जो आपके मुकेश जी मोदी, उनका और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की क्या भूमिका रही? क्या आपको लगता है कि मुकेश मोदी को सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि देखो, आपकी क्रेडिबिलिटी तो खत्म हुई है निश्चित तौर पे, और क्या ये जो घोटाला हुआ है या इसकी जो जांच हुई है उसमें आपको क्या दिक्कतें आई? गिरफ्तारी, डर, भागना, फरारी, ऐसा कुछ? जी, देखिए प्रदीप जी, अभी बार बार प्रश्न आता है घोटाले का। जी, मैं इसमें आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि आज तक 6 वर्ष में किसी भी जांच एजेंसियों ने इस घोटाले को साबित नहीं कर पाया। कोई भी एजेंसी, किसी भी जांच एजेंसियों ने, किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्रकार का। जी, और रहा उनके परिवार के लोगों को, सदस्यों का, तो सोसाइटी एक्ट का एक नियम होता है जिसमें एक बोर्ड होता है, जिसमें सभी के सामने सभी चीजें रखी जाती हैं, उनके माध्यम से निवेश होता है। और रहा आपका जो प्रश्न था कि इसमें किसी प्रकार के अभिकर्ता को, निवेशक को, या उनके माध्यम जिन्होंने निवेश किया उनको किसी प्रकार का दिक्कत हुई, तो अभी तक उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। लीगल तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई। तो पैसा गंवा के बैठे हैं सर। भाई देखिए, हार्ड एंड अर्न मनी थी, लोगों का मेहनत की कमाई का पैसा था और उन्होंने जमा किया। और छोटे छोटे निवेशक थे, घर में बर्तन मांजने वाले, रिक्शा चालक और रिटायर्ड लोग जो थे, जिन्होंने अपनी पेंशन की जमा पूंजी इसमें निवेश किया, इस आशय से कि हमको बैंकों के ब्याज दर से 1% का ब्याज दर अधिक मिलेगा और समय समय पर भुगतान हुआ करेगा, क्योंकि सोसाइटी अच्छे तरीके से चलती थी और कई लंबे समय से ये चल रही थी। लंबे समय से आप मान के चलिए कि 1999 से। पहले ऐसी परिस्थितियां आई कभी बंद होने जैसी या कोई ऐसा? मैं जब से संस्था के साथ जुड़ा हूँ, संगठन के साथ या आदर्श क्रेडिट के साथ से जुड़ा, तब तक मैंने जितने लोगों का निवेश कराया, उनके व्हाट्सएप पे या उनके मोबाइल के मैसेज पर मैच्योरिटी के 7 दिन पहले ही उनको मैसेज आ जाता था कि योर मैच्योरिटी, मतलब टाइम पे उनका आपको अच्छा, एक आपने पहले बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो कंपनियां थी, तो सोसाइटी तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती, फिर वो कंपनी कैसे चला सकती है? सर, सोसाइटी का नियम ही एकदम अलग होता है। एमसीएस एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, 2002 का जो संविधान बना हुआ है, मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट का, उसका सर प्रावधान ही एकदम अलग है जी। उसमें क्या होता है कि वित्तीय लाइसेंस की लेन देन की बात होती है, जो इसमें जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, वो लोग होते हैं, इनको लोगों से पैसा लेने का और वापस करने का, इनका एक प्रकार को इनको एक अथॉरिटी मिलती है माननीय सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय के माध्यम से। तो ये इनको प्राप्त था और ये बहुराज्य मतलब सोसाइटी थी, अन्य राज्यों में भी जाकर लोगों के बीच में निवेशक और व्यवसाय का कर सकती थी। मान के चलिए कि आज के देश में कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से बहुत से छोटे जगह पे पहुंचना,
जहां बैंक नहीं पहुंच सकते हैं, अपने अभिकर्ता के माध्यम से, अपने उनके माध्यम से छोटी छोटी बचत को प्रेरित करना, छोटे छोटे निवेशकों को प्रेरित करना, उसके माध्यम से बहुत सी चीज़ों को सोसाइटी ने स्टार्ट किया और लोगों का भुगतान भी समय समय पर किया। 2018 तक तो जब तक मैं जुड़ा था और जब तक लिक्विडेटर लगा तब तक लोगों का भुगतान उसमें जितना भी जमा था उनका प्राप्त हुआ। देन आफ्टर लिक्विडेटर के बाद से भुगतान की प्रक्रिया रुक गई और आज तक सर आपके सामने है कि किसी को भुगतान कोई प्राप्त नहीं हो पाया जी, है। पहले आपने कहा लिक्विडेटर ये कह रहे हैं कि संपत्ति बेच के भुगतान जी। करूंगा, ठीक है। अब कब करेंगे वो? सिंपल ये सवाल है। सर अब माननीय न्यायालय में आज भी आप अगर उठा के देखिए तो पूरे सर्वोच्च न्यायालय में और पूरे भारत के संविधान में और पूरे भारत के न्यायालयों में संख्या कम पड़ जाएगी, गिनती कम पड़ जाएगी कितने मामले न्यायालय लंबित हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत जिसमें निवेशक किया, इसमें सरकार से किसी भी प्रकार का कोई कंपनसेशन या कोई भी वो उसकी डिमांड नहीं है निवेशकों की। उनकी डिमांड ये है कि संस्था को पुनः रेगुलेट करके, पुनः उस पे से परिसामक हटाकर उनकी संस्था को फिर से रेगुलेट कर दिया जाए, उसमें नया बोर्ड लगाया जाए ताकि लोगों की भुगतान की प्रक्रिया हो सके सामान्य अच्छा, तरीके से। आप चूंकि आदर्श के एडवाइजर रहे हैं जी और आप जिस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं, उसे लगता है कि आप आदर्श के ही पक्ष में हैं अभी तक। जी हालांकि आप सोसाइटी, आपने एक और संगठन बना रखा है जिसके आप सचिव हैं। जी। तो क्या मुकेश मोदी और उनकी टीम लोगों को पैसा देना चाहती है? सर मेरी मुलाकात पिछले बार मैं राजस्थान में आया था अपने संस्था के कुछ कार्य के लिए और उस टाइम मेरी मुलाकात इनके संस्थापक और एमडी महोदय से हुई थी। कहाँ हुई मुलाकात? सर किसी थाने में उनकी पेशी थी। जी, उस बिल्कुल। दरमियान मैं भी राजस्थान में ही था। जी जी। तो एक छोटी सी मुलाकात हुई जिसमें मैंने उनसे बातचीत की। तो उनका तो मोटिव आज भी है कि हमें न देकर एक नया बोर्ड गठित करके सरकार जो है परिसामक हटा के लोगों का भुगतान करे, जी। लोगों का भुगतान करे ताकि हम उनके सारे निवेशकों का पैसा वापस हो जाए। संस्था के पास आज भी उतना धन है, आज भी उतना पैसा है, आज भी उतनी संपत्तियां हैं जिसको बेचकर सबका पैसा चुकाया जा तो सकता है। परिसामक कह रहे हैं ना मैं बेच दूंगा। सर परिसामक तो 6 साल से कह रहा है। जी। 6 साल से आज भी बताइए कोई एक्टिविटी हुई, लोगों ने कितने उनको लेटर लिखे, कितने जवाब, आज तक किसी को जवाब दिया उन्होंने? कहीं जवाब नहीं दिया। वो तो कहते हैं, उनका तो सीधा सा प्रश्न है कि कोर्ट में मामला लंबित है, जब वो आदेश आएगा तो हम बेचेंगे। ये कब आएगा सर? अभी आपने शुरू में एक बात बताई कि आपको 2 जीवन लेना पड़ेगा इसके लिए। हाँ एग्जैक्टली, जिस तरह से आपसे मुकदमे हैं भाई, एक सोसाइटी में कम से कम 10 लोग होंगे सर आज कम से कम, जी मान लीजिए, और 50,000 मुकदमे हैं तो 5 लाख लोगों की आप पेशी करवाएंगे, उतने में ही आपकी तो कई जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। सर आज की डेट में आप 70 साल का एक बुजुर्ग आदमी जिसने सोसाइटी में निवेश कर रखा है, किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा निवेश कर रखा, किसी ने पूरी पेंशन और वो क्या कहते हैं जीपीएफ पूरी कहना सर की मालामाल था पैसा। आप सोसाइटी का सर अगर इतिहास बढ़ा के देखेंगे तो आपको सोसाइटी पे सड़क पे चलने वाला एक आम नागरिक, एक आम निवेशक जो मतलब कि रोज की इनकम करता था और रोज पैसा जमा करता था, उससे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का हर चीज दिशा तय करता था अपने बच्चों की शादी के लिए। सर इसमें बहुत से लोग आज की डेट में इस आशय से 5 से 6 साल की जिनकी उम्र हो गई, बीमारी दवाइयों के अभाव से, क्योंकि उनको हर महीने पेंशन इनकम से मिल जाया करती थी सोसाइटी के माध्यम से, दवा के अभाव में और तमाम चीज़ों के अभाव में वो दुनिया से चले गए। सर मेरे सामने कुछ ऐसी हृदय विदारक घटनाएं हुई हैं। नहीं, अशोक गहलोत सरकार के टाइम में, कांग्रेस सरकार के टाइम में कहा जाता था कि आप लोगों के कारण चले गए, जैसे जो सोसाइटी थी उसके कारण चले गए। सर देखिए, सरकार पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, ना मेरा किसी पे कोई प्रश्न चिन्ह है। मेरा सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जितनी भी जांच एजेंसियां थी जी, ईडी, एसएफआईओ और जितनी भी भारत सरकार की जांच एजेंसियां हैं, क्या उन्होंने निवेशक के हित में आज तक कोई कार्य किया? मैं मानता हूं उन्होंने सोसाइटी की जांच की, बिल्कुल मानता हूं। सोसाइटी पे उनके आरोप लगाए, किसी एक को तो पैसे दिए, किसी को एक को पैसा दिया आज तक? क्या उन्होंने निवेशक के हित के लिए कोई कार्य या कोर्ट में कोई एप्लीकेशन दी कि सर ये निवेशक हैं? बताया सर, मेरा क्यूरियोसिटी है, मैं थोड़ा कानून का विद्यार्थी रहा हूँ। ये लिक्विडेटर जो है, कई रिटायर्ड आईएएस वगैरह हैं, जी जी, इनको सैलरी क्या सरकार दे रही है या सोसाइटी में से आ रहा है मामला? सर ये सोसाइटी का तो आपका अकाउंट लोग सर सोसाइटी के अकाउंट तो क्लोज हैं जी। आप अब इस पे सर हम बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं रखे हैं हम जी, बट ये जानते हैं कि सोसाइटी में आज वो ऑफिस में बैठे हुए हैं और सब चीजों को क्या मैनेज कर रहे हैं? सर हमको ये बताइए, क्या मैनेज कर रहे हैं जी? आज
कोई एडवाइजर मिलने की कोशिश करता है, कोई निवेशक मिलने की कोशिश करता है। सर सोसाइटी में परिसामक का मतलब होता है आज की डेट में सोसाइटी का मालिक जी सर्वे सर्वा आज वो हैं। तो जिस प्रकार पूर्वत में सोसाइटी के संस्थापक लोग अपने निवेशक से मिला करते थे, अपने एडवाइजर से मिला करते, तो आज भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने एडवाइजर, अपने निवेशक से मिलिए, उनको बताइए पत्र के माध्यम से। मैं एक सर प्रदीप सर आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ कि कभी यह जानने की कोशिश हुई है कि सोसाइटी पे ऑडिट भी हुआ करती थी और माननीय सरकार और उनके सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा ऑडिट हुआ करती थी, इनकी बैलेंस शीट जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की हुआ करती थी वो पूरी तरीके से वेबसाइट पे हुआ करती थी। सर सोसाइटी में नियम है कि किसी भी संस्था को लगातार 3 वित्तीय वर्ष में या 5 वित्तीय वर्ष में घाटे के रूप में देखने पर तब जाके परिसामक लगता है। और 2018 तक की बैलेंस शीट उठा के देखिए, सोसाइटी लगभग पूरी प्रॉफिट में थी जी। 18% का सर डिविडेंड देती थी अपने सदस्यों के बीच में। आपको कब पता चला कि ये घोटाला हो गया है? सर आज भी नहीं है। चलो आपका निष्ठा और अंदाज गजब का है। सर आज भी नहीं है। आपको कब पता चला कि पुलिस कार्रवाई हो रही है या ईडी एंटर हो गई या एसीबी एंटर हो गई? जी कुछ न्यूज चैनल्स के माध्यम से, कुछ और सोर्सेस से लोगों को पता लगता था कि पुलिस की प्रक्रिया मतलब कार्रवाई चालू हो गई, इस तरीके की हो गई है। जब तक पुलिस की कार्रवाई नहीं थी तब तक मैनेजमेंट बाहर था, वो अपनी चीजों को मैनेज करते थे। आप लंबे समय से हैं, चूंकि एडवाइजर तभी रहे होंगे, तो क्या आपको कभी शुभ या शक नहीं हुआ, कोई शक शुबा नहीं हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है? सर एक बात ये बताइए कि आज के समय में एक बात प्रदीप जी आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने एक दिया कि जितने भी चीजें सब डिजिटल इंडिया के माध्यम से होने चाहिए। ये पहली एकमात्र सोसाइटी थी जिसने सारे कार्यों को ऑनलाइन किया था, जिसका अवार्ड भी इनको मिला हुआ है, वो भी बाहर। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेस्ट प्लेटफॉर्म का अवार्ड मिला है सर। फिर क्या नाराजगी हो गई सर? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है सर, आज भी है। जी नहीं, बड़ा सवाल ये है सर कि आपको कभी ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, या आपको जो है वो कभी ऐसा लगा कि भरोसा जो था आपका उसका क्या बेस था आपको कि लोगों से आप इन्वेस्ट करवाए जा रहे थे? सर रही भरोसे की बात, तो आप जो भरोसा शब्द कर रहे हैं कि लोगों का समय पर भुगतान, ग्राहक को समय पे जानकारी देना और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना, सर इससे बड़ा भरोसा कोई भी नहीं हो सकता। बैंकों में भी अगर आप निवेश करने जाते हैं तो आपकी जमा रकम की कोई भी गारंटी एक लिमिट के बाद नहीं होती। इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट ऑफ मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क। और बैंकों में भी कह रखा है कि आपकी अगर 10 लाख भी जमा है तो आपकी उसमें सिर्फ 1 लाख की जिम्मेदारी है। बट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितनी भी जमाएं लेते थे उसके भुगतान की पूर्ण अवधि के समय पर वो पूरा देते थे पैसा। जी, उसमें ये भरोसा की जगह लाइफ रिस्क कर लेना चाहिए कि आपकी जिंदगी के रिस्क पे भाई पैसा जमा करा रहे हो। जिस तरह से लोगों को हमने रोते हुए देखा, बिलखते हुए देखा, कई मूवीज भी बनी उस वक्त, तमाम चीजें, चुनाव तक लड़े गए इस पे। खैर, और संस्था का जो विश्वास वाला मामला, जैसे आप बता रहे हैं कि लंबे समय से काम कर रहे थे और आपके सदस्यों को भरोसा था। जी आपने खुद ने पैसा लगाया था? जी सर। कितना लगाया? मतलब सर मेरा अपना परिवार का, मेरा खुद का अपना निवेश लगभग 15 से 20 लाख रुपए का। तो आपको ये तो बात, आपको तो मैं क्लीन चिट दे सकता हूँ कि आप खुद नहीं लगाते अगर मन में चोर होता। हाँ, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल। चलो, क्योंकि एक विश्वास के तहत ही सर। कितना कर रहे थे आप? डबल कर रहे थे? कितना वादा था ब्याज का, रिटर्न का क्या था? सर बैंकों से 1% मात्र अधिक सर सोसाइटी में मिलता था, क्योंकि सोसाइटी 1% का ब्याज इसलिए दिया करती थी अधिक क्योंकि उनके एक्सपेंसेस बड़े कम हुआ करते थे। मैंने सर इन सब चीजों की बड़ी जानकारी बड़ी बारीकी से ली है। बाकी आप सलाह थोड़े दे पाओगे। बाकी सलाहकार कौन बनाएगा आपको बिना जानकारी? जी सर, जानकारी लेना इसलिए जरूरी था कि आप अगर बैंक से 1% तक अधिक ब्याज दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो। तो बैंक की प्रणाली से इनकी प्रणाली में बड़े अंतर हुआ करते थे, इनके एक्सपेंसेस बड़े कम हुआ करते थे, खर्चे। तो उन खर्चों की कटौती से सर सोसाइटी में ज्यादा एक इंटरेस्ट मिला करता था। कितने लोग थे जिनका आपकी इस संस्था में इन्वेस्टमेंट था जो प्रभावित हैं? सर अगर बात करिए तो पूरे भारतवर्ष से लगभग 21 लाख लोग निवेशक थे। 21 लाख लोग निवेश किए हुए हैं आज भी संस्था के अंदर सर। क्या बात है सर। बिल्कुल सर, ये डेटा है पूरा एकदम, और लिक्विडेटर महोदय के पास भी है और सब चीज का डेटा है सर। जी, तो यह सारी चीजें जैसे आपने बताई कि आप ऑनलाइन रखते थे, चीजें आप शेयर करते थे
जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उससे भी ज्यादा आपने एक सर मोबाइल मनी एप्लीकेशन लॉन्च करने वाली सबसे पहली सोसाइटी थी जो मोबाइल मनी एप्लीकेशन के माध्यम से अपने एडवाइजर तक ही नहीं, अपने निवेशक तक भी उसको उसने पहुंचाया कि अपने अकाउंट से अपने मोबाइल मनी एप्लीकेशन को जोड़ के वो बिजली का बिल, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी चीज बिल पे कर सकता था सर। जी इस जी तरीके का खूबसूरत ऐप था सर। जी जी बिल्कुल। क्या आपको कभी नहीं लगा ऐसा कि देखो सेठ लोग जो है इतनी लग्जरी कारों में घूम रहे हैं, आपके बड़े बड़े फंक्शंस होते थे, हजारों लोगों को उसमें अवार्ड देते थे, आप 5 स्टार्स में आनंद था, तो आपको लगा नहीं कभी संदिग्ध के कुछ गड़बड़ हो सकती है, सरकारी एजेंसियां इस पे कार्रवाई कर सकती हैं? सर इस पर तो क्या बताएं हम आपको कि बड़ी गाड़ियों से घूमने का जो प्रश्न है, तो लगातार अगर जीरो से कोई शुरुआत करेगा संस्था को और उसको बड़ी मेहनत से उसकी टीम वर्क के साथ, एक समय ऐसा आएगा कि आप एक अच्छे इनकम पर्सन होगे, एक अच्छी आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी। बट उस सफ़र को भी सर सफ़र करना पड़ेगा कि उतने दरमियान उसने सफ़र किया है। और रहा 5 स्टार होटल और इस तरीके का इवेंट में, तो सर इस तरीके का इवेंट हुआ करता था नो डाउट। बट उसमें क्या हुआ था कि वो एक प्रॉफिट संगठन का हुआ करता था, संस्था का हुआ करता था, जिसमें अपनी चीज़ों को अपने लोगों के साथ वो शेयर किया करते जी। थे। हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोऑपरेटिव हम जो सोसाइटी मेंबर्स के होते थे वो मेंबर्स होते थे, जी उन्हीं जी के बीच में ये सब चीज़ें का बट जी इस जी तरीके का अगर कोई आरोप है कि लोक लुभावन या इस तरीके का कुछ हुआ करता था, तो मेरे ख्याल से अभी तक मेरे संज्ञान में ये मामला मतलब नहीं था। संदिग्ध आपको लगा इस नहीं लगा या नहीं लगा, लगा कभी संदेह, नहीं। क्या कारण रहा? सर कारण ये था कि सोसाइटी की जो संस्था की गतिविधि थी, उसमें कभी हमने धोखाधड़ी या इस तरीके का कोई महसूस नहीं किया। और समय-समय पर भुगतान, समय-समय पर लोगों की मैच्योरिटी, ये सब सबसे बड़े कारण। तो लोगों का जमा, प्रदीप जी आपका पैसा जमा है, मैंने 1 साल के लिए डिपॉज़िट कराया और 1 साल बाद आपकी मैच्योरिटी आपके मोबाइल मैसेज पे आ गई और आपने एक एप्लीकेशन पे क्लिक किया, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया। जी। अब सर यही विश्वास है। 5 साल हो जाएँगे या 6 साल हो जाएँगे शायद 6 साल 2000 6 साल सर है ना? 2018 से लेकर अभी तक में 6 साल हो जाएँगे। ठीक है, आपने लास्ट इन्वेस्टमेंट कब करवाया था? सर 2018 में ही करवाया था। कौन से महीने में? अ, जनवरी स्टार्टिंग में ही। अच्छा, ठीक है। और मतलब पहले भुगतान भी हो रहा था लोगों को? हाँ, खूब खूब भुगतान हुआ है। जी, मेरे अपने खुद की मैच्योरिटी, मेरे अपने परिवार की मैच्योरिटी और इन लोगों का भी भुगतान हुआ है। जी, कुछ लोगों के उद्देश्य भी पूरे हुए हैं। जी। मेरे क्या, मैं समझता हूँ कि पूरे राजस्थान, पूरे भारतवर्ष से जितने भी निवेशक रहे हैं, जितने एडवाइज़र थे, सबसे बड़ा मुद्दा सर आज की डेट में, प्रदीप जी आपके माध्यम से मैं, आपने भी शायद इस पे ध्यान नहीं दिया कि 21 लाख तो आपने समझ लिया कि 21 लाख निवेशक थे। सर 21 लाख को निवेशक को पहुँचाने वाले वो 4 लाख अभिकर्ता आज उनके एजेंट्स। घरों का चूल्हा बंद हो गया सर, जिनके ओह! रोजगार का सबसे बड़ा साधन था। 4,000 कर्मचारी जी, आज की डेट में सरकारी नौकरियों के लिए वो सब भाग रहे हैं, कहीं नहीं मिल रही है। जी। स्वतः रोजगार के माध्यम से और इन सब के माध्यम से लोगों को रोजगार सृजन हुआ करता था सर। आज आप सोचिए, सबसे बड़ा प्रश्न सर साहब आप खुद सोचिए कि आज 4 लाख एडवाइजर के घरों का चूल्हा बंद हो गया, उनकी आय का साधन बंद हो गया। जी। जो किसी न किसी प्रकार लोगों का निवेश करा के 2 पैसे अपना कमाया करते थे, लोगों को विश्वास में लिया करते थे, बट जमा किया उन्होंने। तो अब जैसे आपकी सोसाइटी 21 लाख लोग जुड़ गए, जी, जी। किस तरह की आपने वो टेक्निक अपनाई या क्या आपकी लुभावनी योजनाएँ थी कि उस समय आपको कितनी जो है वो गुंजाइश, संदेह की गुंजाइश तो दिखी नहीं होगी, विज्ञापन नहीं, ही नहीं। आपके जैसे नहीं, नहीं। मान लीजिए ऐसा कहते हैं मीडिया पूरा आपके सपोर्ट में था, सारी चीज़ें थी और संदेह की गुंजाइश वाली बात तो रही नहीं, नहीं, बिल्कुल जैसे नहीं आप रही। पहले नकार चुके। जी। तो क्या बड़ी चीज़ आप मानते हैं उसको कि किस तरह से लुभाया सर पहला था प्रदीप जी घोटाला, दूसरा शब्द आया आपका लुभाना। जी। मैं नहीं, इसका मैं तो सर उस जनता की ओर से हूँ मैं जो जनता अपना सर पैसा मैं मुझे मेरा सर अगर मान जी, लीजिए जी। घोटाला आप कह रहे नहीं है, जी। अगर घोटाला है तो आपकी कंपनी चलाने वालों को सजा हो, ये मेरा पहला उद्देश्य नहीं होगा एज ए जी, व्यक्ति। जी। ठीक है, ये जी। दूसरा हो सकता है, लेकिन पहला उद्देश्य कि उन लोगों के पास पैसा पहुंचे जिन्होंने लगाया है, जी, जिन्होंने निवेश किया है। एज ए नागरिक मैंने ना हाँ। तो लगाया न किसी को लगाने के लिए कहा, जी, जी। लेकिन एक व्यक्ति के नाते कि आपको सजा हो अगर आपने क्राइम किया जी। है, कोर्ट तय करे, न्यायालय जी। सब जुडिस मैटर है, किसी जी। तरह की टिप्पणी नहीं, लेकिन
वो सेकेंडरी रहेगा। पहला है कि लोगों को पैसा मिले, क्योंकि मैंने रोते बिलखते लोगों को देखा है, देखा इसलिए है। आज आपको हमने पकड़ लिया कि जी, भाई जी। कहाँ जा रहे हैं आपने। ठीक है, तो आपको ये लगता है कि लुभाना शब्द गलत है। जी। ठीक है, अब ये बताइए कि हमने एक बड़ा सा नाम लिया था कि आपका जो संगठन है, जी, जी। जिस संगठन के तहत आप काम कर रहे हैं, सर क्या लगता है आपको? प्रदीप जी, मेरे संगठन के पहले, इसके पहले भी कुछ संगठन थे जो AWAT अवाद के नाम से माननीय जोधपुर न्यायालय में एक PIL लगा रखी है, जो आज भी लंबित है। और एक संगठन था AMA, जिसमें गुजरात हाई कोर्ट में उन्होंने लगाया। और इसके बाद इन सभी को देखते हुए आज भी मामले न्यायालय में लंबित होने के कारण हमने NCCMWS के द्वारा जो है कार्रवाई करने ये के क्या लिए है इश्यूड किए। NCCMWS? सर NCAMW जो है आपका नेशनल क्रेडिट मेंबर्स वेलफेयर सोसाइटी, जो है एक संस्था है जो जी, सदस्यों के बीच में है। हम कोई प्रकार का वित्तीय लेन देन नहीं है हमारे पास। जी। हम किसी प्रकार का निवेश या जमा का कार्य नहीं करते। हम सरकार के बनाए नियमों को, जो भी एक्ट हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इस तरीके के लोग जो ठगी के शिकार, जिनको आप घोटाले, इस तरीके के जो लोग पीड़ित हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए माननीय न्यायालय में याचिका दायर करने के लिए एक संगठित माध्यम से जिसमें मेंबर ही रहेंगे सर। इसमें कोई बाहर का आदमी नहीं होगा। जी, जी, इसमें मेंबर ही रहेंगे। ये मेंबर एक समूह के माध्यम से माननीय न्यायालय में अपनी बातों को कहेंगे। अच्छा, अब आप एक, क्योंकि जैसे क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी भागी, या किसी कंपनी के भागने का, या किसी सोसाइटी के, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो लोग सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पकड़ते हैं, भाई पैसा दो। अब वो जेल चले गए तो सरकार को पकड़ते हैं, पैसा दो। सरकार भी नहीं दे रही, तो अब आप कहाँ जाएंगे? सर हम तो कोर्ट जाएंगे। अच्छा, जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास सर, अगर अगर इतने साल अब में तक क्या आपने सहारा लिया राशि पाने के लिए? क्या स्थिति है, सर, मतलब आपके? हम अभी जो आपको बता रहे हैं, AWAT के माध्यम से, AMA के माध्यम से माननीय कोर्ट में गए हैं। अन्य राज्यों में भी कुछ लोग समूह के रूप में भी कोर्ट गए हैं, जिसमें कोर्ट ने कुछ आदेश भी दिए हैं लिक्विडेटर को कि आप इनका भुगतान 90 दिन के अंदर कर दें, जिसमें माननीय लिक्विडेटर ने कुछ जवाब भी लगाए हैं कि अभी हमारी चीज़ें जो हैं वो सरकार के पास जब्त हैं, ED के पास है, माननीय कोर्ट में ये मामला चल रहा है, हम बेच के भुगतान करेंगे। पूरी है जी। आज की स्थिति में आपको देखा जाए तो सदस्यों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे साथ अभी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको रूबरू कराऊंगा कि एक निवेशक लेडी थी, विडो थी, जी। और उन्होंने अपने जीवन काल में अपने मेहनत करके पैसा कुछ जमा किया था किसी अन्य के माध्यम। मेरे पास ये मामला आया था और वो इस संगठन के माध्यम से जुड़ना चाहती थी। फिर कुछ दिन पहले भी हमारे उनके बच्चे से मुलाकात हुई तो पता लगा कि वो एक्सपायर कर गई। सर, उनकी बेटी 18 साल की उम्र में, शब्द नहीं है मेरे पास कि किस तरीके से वो आज अपने परिवार को चलाने के लिए उतर गई है। शब्द निशब्द हूं सर यहाँ सर जी। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं बयान नहीं कर सकता कि वो आज किस तरीके से सफर कर रहे हैं, वो परिवार, वो बेचारे निवेशक। तो मेरा उद्देश्य और मेरा मतलब यही है कि लोगों को न्याय मिले, लोगों का पैसा वापस हो, संगठन के माध्यम से हो, संस्था आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, लेकिन वो पैसा वापस हो। आज भी उनके पास संपत्तियां हैं, आज भी सब कुछ गोल्डन टाइम जा रहा है, समय पे हो, ये समय पे हो सर जी। अब तक तो डबल हो जाता पैसा आपकी स्कीम में, तो आप डबल करके थोड़े देंगे अब। सर ये तो मतलब मैं आपको एक बता रहा हूँ, मैं आपको कोई फाउंडेशन नहीं डाल रहा, नहीं, ये तो संस्था के आने को पर तय होता है सर। तो आप चूंकि अब किसी को दोष नहीं दे रहे, सिंपल सा सवाल है कि आपको लगता है कि सरकारी एजेंसियों ने जांच में कोई कमी रखी है? सर, सरकारी सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं जिसमें देश में किसी संस्थान किसी संपत्तियों को बेचाने या जमा करता घर को पैसा दे सके। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा, चाहे आप आदर्श पकड़ लीजिए, संजीवनी पकड़ लीजिए, PACL पकड़ लीजिए, नवजीवन पकड़ लीजिए, अन्य ऐसे सर, ऐसे अनरजिस्टर्ड कितनी सोसाइटियां होंगी जो आज भी लोगों का भुगतान इस तरीके के मामले जो है पेमेंट नहीं कर पाई हैं, जो आज भी ऐसी संस्थाएं बंद पड़ी हुई हैं सर। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकारी सिस्टम जो है या सरकारी एजेंसीज जो हैं, उनकी ओर से अभी तक जो कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए, अभी तक तय कर लिया जाए कि कौन दोषी हैं। हाँ, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, ये दोषी हैं ये तय करो, इससे पहले जो गरीब लोग हैं उनका पैसे भुगतान करो आप। जी जी। आपने कई सोसाइटियों के और भी नाम लिए, नवजीवन और संजीवनी वगैरह जी।
उनको लेके क्या सोचते हैं, एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन? क्या सर आपकी तरह ही स्थिति थी या कुछ, या वो भी भुगतान करना चाहते हैं? मिलते तो होंगे लोग। सर मिलते हैं, जी उनकी भी इसी तरीके की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सभी चीजें सब जब्त कर रखी हैं। मामला कोर्ट में है, 2 जीवन कम पड़ेगा न्याय पाने के लिए। जी जी सर एक एक सिस्टम में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जी कि जैसे अभी एक मामला महाराष्ट्र में आया था, किसी बैंक का आया था, आपको शायद मामला याद हो, जिसमें वो रातों रात बैंक करप्ट हो गई या हाँ कुछ हो गया, और उसमें निर्मला सीतारमण जी ने उसको मामले को संज्ञान में लिया। ये वही देश की जनता है, वही नागरिक हैं, वही महिला है, वही पुरुष है, वही बच्चे हैं, वही बुजुर्ग हैं, उसी भारत देश के नागरिक हैं, उसी भारत देश में टैक्स पे कर रहे हैं, उसी भारत देश में रह रहे हैं, और उसी सरकारी भारत सरकार के द्वारा बनाई गई संस्था के द्वारा रजिस्टर्ड सोसाइटियों में भी जमा निवेश कर रहे हैं। नीरज जी, ये जो आपके लोग जो बताए जा रहे हैं बेसिकली किस कैटेगरी के लोग हैं? मुझे लगता है लोअर क्लास या थोड़े बहुत मिडिल क्लास। सर लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इसमें लगभग लगभग आप मान के चलिए कि सभी तरीके के लोग हैं। हाई सोसाइटी वालों ने हाई सोसाइटी वाले भी सर हैं जी। ये तो स्कीम ही आपकी गजब होती थी मतलब। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल हाई सोसाइटी वाले भी है, क्योंकि उनको ट्रस्ट हुआ करता था सर। जी। एक क्या है कि देखिए सर, हाँ, हर व्यक्ति चाहता है पैसा पैसा डबल हो, और कहीं भी कोई भी चीज होती है ना तो वो ट्रस्ट ही बिकती है। मिठाई की दुकान पे आप उसका विश्वास बिकता है, मिठाई बिकना अगर शुरू हो जाए तो मिठाई बिकना बंद हो जाएगी सर। जी बिल्कुल। बिकता ट्रस्ट ही है सर। एक बड़ा सवाल आपसे करूंगा मैं, जैसे आपने कहा कि लिक्विडेटर कह रहे हैं कि साहब हम पैसा बेच के देंगे, जो संपत्तियां जिसको कोर्ट जी में परिसंपत्ति जैसा हाँ लीगल शब्द भी इस्तेमाल होता है, तो जो संपत्तियां नीलामी के लिए प्रपोज हुई हैं जी कुछ, जी अभी तक बिकी नहीं है या पैसा नहीं आया, मुझे मेरे पास कोई डेटा आया वो नहीं है, तो मैं कोई तरह की बात नहीं कहूँगा, क्या उनकी रेट जो है कि है ना भी ये प्रोडक्ट कितने का है, जैसे ये कप है मान लीजिए, जी जी तो मैं जानता हूँ कि इसकी कितनी कीमत है, अब तीसरे व्यक्ति को आपने लिक्विडेटर लगाया, तो क्या वो वाकई में वही कीमत लगा पा रहे हैं, या कुछ और उसकी रेट्स को लेके आप क्या सोचते हैं? प्रदीप जी, अभी एक मामला लिक्विडेटर के माध्यम से एक लेटेस्ट सिरोही में एक संभव एनर्जी थी, जिसमें अभी नीलामी की थी, उन्होंने 10 अक्टूबर रखी थी। उस पे उन्होंने 18 सितंबर पे एक वेबसाइट पे 26 साढ़े 26 के अराउंड के आसपास उन्होंने उसका रेट रखा था जी। बट अगर उसका रेट वहां पे लोकल और कोर्ट के माध्यम से और भी चीजों के माध्यम से देखा जाए संभव तो वाला तो मेरे भी ध्यान में आया था, सिरोही मेरे टच में है, सिरोही में, हाँ तो मेरे वहां जो साथी हैं उन्होंने मुझे बताया था कि 10 अक्टूबर को ऐसा होना था। हाँ ऐसा होना था, लेकिन फिर जो 17 को जो आई डेट आपकी उतनी आई सर जितनी आप बता रहे थे, 26.5 करोड़, 26.5 करोड़, लेकिन वही 22 सितंबर को अपडेट होती है वेबसाइट पे 36 करोड़, साढ़े 36 40 करोड़ के आसपास, अराउंड 40 करोड़ के जी आसपास। जी, संभव एनर्जी 40 करोड़ में बेची जानी है। लेकिन आपके हिसाब से क्या रेट है? मुझे सर, वहां फोन आए थे कि भाई चीजें सर 18 अक्टूबर से और 22 अक्टूबर के बीच में शेयर मार्केट का भी हाइक देख लीजिए और रेट संभव एनर्जी के उसका वैल्यूएशन आप देख लीजिए कि उन्हीं के माध्यम से वो रेट कैसे आया। और सर इसमें जो है ना, जो प्रॉपर्टी है इस पे एनसीएलटी चेन्नई के पर रोक भी लगा रखी है, जी, मामला कोर्ट में लंबित है। तो बिकी नहीं वो अभी? सर संपत्तियां तो निवेशक की हैं ना, जी 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 जी, संपत्तियां निवेशक की हैं। हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो भी मालिक होता है वो 100% का मालिक होता है निवेशक। चलो, रेट जो है, जैसे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट कोई निवेशक का प्रोडक्ट कोई अवसायक बेच रहा है, परिसमापक बेच रहा है, या अंग्रेजी में कहें तो लिक्विडेटर बेच रहा है, तो रेट अगर आपके हिसाब से प्रॉफिट मतलब प्रॉपर नहीं आ रही, नहीं, तो क्या अवसायक की भूमिका पे सवाल है? बिल्कुल सर। जी, सरकार के थोड़ा द्वारा सा अभी बताएं तक क्या है सवाल, किस तरह के सवाल हैं? सवाल इस तरीके की, सरकार के द्वारा अभी तक जितनी भी संस्थाओं ऐसा लगाए हैं, उन संस्था के निवेशकों के आज तक मतलब उनकी निवेश राशि का भुगतान आज तक नहीं मिला जी। और उसके बाद निवेश राशि का भुगतान अगर हमारी संस्था 6 वर्ष से अगर उस पर लिक्विडेटर लगा हुआ है प्रदीप जी, तो हमें नहीं लगता कि अगले 20 से 25 वर्ष तक ये लिक्विडेटर महोदय किसी को 1 रुपया भी दे पाएंगे। अच्छा, अब 6 साल में अभी तक उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, और अभी भी क्या लगता है कि आपको वो अगले 15-20 सालों में पैसा दे पाएंगे? ठीक है, 3 आपको मैं ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ए कि ये जो मैं जिसे घोटाला कह रहा हूं और आप जिसे कह रहे हैं कि ये परिस्थितियां थी या कुछ और थी, तो इसके क्या कारण थे? ए, सोसाइटी की अंदरूनी धोखाधड़ी या पॉलिटिक्स, आपका जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसकी लापरवाही,
या ऑप्शन सी है कि दोनों दोनों इसके कारण रहे कि या फिर आप सवाल जो है सिर्फ सरकारी तंत्र पे डालेंगे? बड़ा ही सवाल है। सर प्रदीप जी, मेरे हिसाब से संस्था ने कोई घोटाला ही नहीं किया जी इसमें। पूरी तरीके से सरकारी तंत्र की लापरवाही नजर आ रही है हमें। जी क्योंकि यदि सरकारी तंत्र की मंशा पैसा लौटाने की होती तो समस्त संपत्तियां जो हैं सदस्यों को बेचकर भुगतान किया जा सकता था। जी नहीं लगता सर हमको। जी। तो कैश पैसा बिल्कुल नहीं था आपकी सोसाइटियों में? सर कैश पे देखिए सर, ये सोसाइटी का मामला था जी। और अब इसमें क्या हुआ, क्या राजनीति है, मैं नहीं जानता। क्योंकि ये सोसाइटी के मैनेजमेंट का था मामला, उसमें उसकी एक टीम बैठती है कि उनके पास कैश फ्लो कितना था, क्या था। तो ये एक सवाल है, वो उस पर सर जांच तो लगी ही है। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्योंकि वो जो दौर था उस वक्त लोकसभा का चुनाव पूरा हुआ ही था, विधानसभा का चुनाव पूरा होते ही जी जी आपका जी जी मामला आ गया, फिर जी लोकसभा जी का चुनाव पूरा होते ही जी जी आपकी वो गिरफ्तारियां शुरू हो गई आपके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर। जी जी जी। क्या कोई पॉलिटिकल एंगल है इसमें, कोई राजनेता का इंटरेस्ट हो? सर मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं बता सकता, जी क्योंकि सोसाइटी में निवेशक जो है जी वो जनता, देश का नागरिक है, ठीक है। अगर अगर सर पॉलिटिकल भी है, राजनीतिक भी है, तो इस मंशा को दूर करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि लोगों के भुगतान की प्रक्रिया पे ध्यान ज्यादा दें, ना कि पॉलिटिकल पर। जी। क्योंकि बड़ा सवाल एक में, चलो ठीक है, आप वही कुछ जवाब आपने जो तय कर रखे हैं वो दे रहे नहीं सर, हैं। तय नहीं कर रखे हैं सर, ये जी आपके सामने है। जी आप आज आप मुझसे मिलिए, और शायद आपके जहां आप रहते होंगे, जहां आपका प्रवास होगा, वहां भी आपके सोसाइटी के कुछ निवेशक रहते होंगे, जी जिन लोगों ने आज से 15-20 साल पहले निवेश किया होगा। जी कभी भी किसी से चर्चा करिएगा तो सर आपको उनकी कार्य प्रणाली बताएंगे। मैं तो बहुत शॉर्ट नोटिस के लिए जुड़ा था, जी मतलब 6 साल 7 साल का लगभग मेरा इनके सफर था, और 6 साल और इधर हो गया। तो अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो आपको आपके प्रश्न का जवाब आपके उनके निवेश के भुगतान पर ही मिल जाएगा। अच्छा, एक जो आपने जिस एक्ट का उल्लेख किया 2019 में आया था, उस एक्ट के तहत मामला क्या बनता है या नहीं बनता है? सर आज तक साबित क्या हुआ? जी। 2019 से लेकर आज 5 साल किसी हो गए। मामले में चालान या एफआईआर पेश नहीं हुआ? सर अभी तक कोई ट्रायल नहीं हुआ। अच्छा। अभी तक कोई ट्रायल नहीं हुआ सर। जी। सर मुकदमे इतने आपके? मुकदमे सर, जो निवेशक, आम जनता निवेशक है, वो मुकदमे में नहीं उलझना चाहती। जी, वो पैसा चाहती है वो भाई। पैसा चाहती है। चलो, तो एक सवाल और पूछ लेता हूँ आपको कि उम्मीद एक बड़ी चीज है, जी सर। तो क्या लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि अ, उन्हें पैसा मिलेगा, या कब तक मिलेगा? सर उम्मीद तो पूरी है कि लोगों को भुगतान मिले, और मंशा निवेशकों को पैसा देने की नहीं। हम अपने संगठन के माध्यम से माननीय न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं। जो भी फैसला आता है हम उसका सम्मान करेंगे, और उनके हक में ही हम उम्मीद करते हैं कि माननीय न्यायालय जो है निवेशकों के हित में ही कुछ फैसला दे, ताकि लोगों का भुगतान और लोगों का पैसा वापस मतलब हो आपका सके। कहना है सरकारी तंत्र की मंशा नहीं है पैसा देने की? हमको तो नहीं लगता सर, अगर मंशा होती तो आज तक कोर्ट के अंदर सभी चीजें पेश कर दी होती, और एक नया बोर्ड गठित हो गया होता। जी। और नया बोर्ड गठित होने के बाद संपत्तियों का बेचने का कार्य भी स्टार्ट हो गया होता, और लोगों के कुछ न कुछ भुगतान की चीजें स्टार्ट हो गई होती। चलो, आपसे बात लंबी हुई, एक आखिरी जी जी सवाल आपसे पूछूंगा मैं कि ये जो घोटाला है, जिसको आप मानेंगे नहीं, लेकिन किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए? आप एडवाइजर रहे हैं, क्या सीख मिलती है या कुछ और? सर पहला प्रश्न तो और आखिरी आप में घोटाला शब्द जो लगता है ना सर, मैं इसमें पहले भी वही था, आज भी वही हूँ कि सोसाइटी पे घोटाला कैसे कोई लगा सकता है। क्योंकि सोसाइटी पर ऑडिट हुआ करती थी, जी और इंटरनल ऑडिट अपनी सोसाइटी खुद कराती थी, और जो सेंट्रल रजिस्ट्रार के माध्यम से भी सर सोसाइटी का ऑडिट होता था। जी जब सर किसी भी संस्था का ऑडिट होता है, उसकी बैलेंस शीट उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, तो घोटाला कहाँ सर होता है? और अचानक से रातों रात, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी उसके सर उस पर सर लिक्विडेटर लगा दिया जाता है, उसको वाइंड अप कर दिया जाता है, जो कि सोसाइटी एक्ट के तहत ये नियम है, ये प्रावधान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना तो ये प्रावधान है कि अगर पुराना बोर्ड अगर किसी प्रकार की कार्रवाई गलत करते हुए पकड़े जाते हैं, तो वो बोर्ड भंग करके एक नया बोर्ड और सरकारी तंत्र का एक कोई अधिकारी बैठा के लोगों की भुगतान की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला सकता है।
जी। बट ऐसा कुछ इस मैटर पे हुआ ही नहीं सर। मतलब 3 साल की ऑडिट अगर सही नहीं है, नेगेटिव 3 से 5 साल जी जी ऑडिट सही नहीं सर। मैं प्रदीप जी, मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, कोई भी वित्तीय संस्था लगातार 3 से 5 वर्ष तक अगर घाटे में चलती है तो उस पर परिसामक की क्रिया होती है, लिक्विडेटर लगता है जी। और इनके केस में क्या है, 2018 तक तो बैलेंस अभी शीट, तक का एक्ट जो है वो है, ठीक हाँ है। बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए, वो प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी बैलेंस शीट वेबसाइट पर उपलब्ध है। जी। नहीं, ये घोटाला होते ही आपको शुरू में पता चल गया था, या आप सरकार के प्रति जो आपके विचार हुए हैं वो अब 5-6 साल बाद जगह हैं? सरकार के प्रति सर मेरे विचार पहले भी वही थे, आज भी वही है कि लोगों का भुगतान करें, जी। ठीक है। और घोटाला जो शब्द आता है सर, घोटाला अगर है तो उजागर करे, जी। कहीं साबित करे, जनता के बीच में ले आए। आप जैसा बता रहे हैं कि आपका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी और हाँ, संपत्तियों में, संपत्ति निर्माण में है। निर्माण में। तो कई जगह अधूरी संपत्तियां पड़ी होंगी, बर्बाद हो गई होंगी। सर बर्बाद हो गई, अभी भी कुछ जैसे सर क्या है कि जैसे हमने संगठन बनाया NCCMWA, तो हम कूद जाएंगे क्योंकि निवेशक का पैसा है, तो उसकी कुछ जानकारी भी हम रखेंगे अपने पास कि संस्था ने पैसा कहाँ लगाया, उनकी कितनी संपत्तियां आज पड़ी हुई हैं। सर ऐसी सी बहुत सी संपत्तियां जिस पे लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, अगर आज की डेट में सोसाइटी वापस भी आती है ना तो एक मुकदमा सर और कायम होगा अवैध कब्जों को हटाने के लिए संस्था द्वारा। सर ये बहुत बड़ा मैटर है, कब्जे हो गए, आप कब्जे हो गए सर। तो नीरज जी, आपने समय दिया जी सर, उसके लिए धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं, और उम्मीद पे दुनिया कायम है, कि देखिए मैं पहले भी कह चुका कि जनता की ओर से हम बात कर रहे हैं कि आप के जो भी कंपनी के ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं वगैरह, उनको सजा या क्राइम हुआ है तो उसको लेके जो इंडियन पिनल कोड में या अभी जो न्याय संहिता है इसमें जो भी, चूंकि पुराना मामला तो इंडियन पिनल कोड के तहत ही चलेगा जी, तो वो सेकेंडरी मैं मानता हूं। फर्स्ट ये है कि लोगों का पैसा मिले, तत्काल मिले। जिस तरह से गरीब लोगों का आपने उस बेटी के बारे में बताया कि जो तो बिल्कुल द्रवित करने वाली बात है। बहुत सारे लोग हमने देखे राजस्थान में, कई लोगों को रोते बिलखते देखा चीफ मिनिस्टर के आवास में जिस तरीके से, लेकिन सरकार वीडियो बनाने में जुटी रही। वीडियो के ज़्यादा जो है वो वोट में कन्वर्ट होते हैं, नहीं होते हैं। लोकसभा चुनाव में भी चर्चा चली, चर्चाएं यही हैं कि पैसा कब मिलेगा, सवाल यही है, सवाल वहीं खड़ा है कि पैसा मिलेगा या नहीं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं, और इस बारे में ज़रूर मंथन करें कि कैसे लोगों को उनका हक दिया जाए, हकूक दिया जाए। और आपको क्या लगता है और कुछ सवाल होने चाहिए तो हम नीरज जी से कहेंगे कि आप कभी हमारे से जूम से भी जुड़ें, क्योंकि आज आप जयपुर पधारे हैं तो हमने आपको आज थोड़ा सा पकड़ लिया और आज आप हमारे कब्जे आ गए। नहीं प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक जनता का आवाज़ बन के और लोगों के बीच में आपने हमको पकड़ा कि आपने, ये मेरा भाग्य था कि आज मैं आपसे रूबरू हो पाया हूँ। और आप जनता की आवाज़ बन के और लोगों तक, आपकी अगर चैनल के माध्यम से अगर सरकार तक मेरी बात पहुँचती है तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि लोगों के भुगतान की प्रक्रिया को ध्यान दें। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता को उनका पैसा दिलाने के लिए सरकारें खुद जागेंगी, और क्या लगाए गए लिक्विडेटर अपनी पैसा देने की भावना से काम कर रहे हैं या बनाने की, तमाम सवाल हैं अभी फिजाओं में। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। रूबरू होते रहेंगे नीरज जी से। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी।